अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज दानिश रज़ा, यू आर वाचिंग फिजिक्स लर्निंग विद डीआर। हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन देख रहे थे। हमने चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखे थे। आज हम जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 12 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12 में वो आपसे कहते हैं कि आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स जो है, जिसको हम टॉर्क कहते हैं, वो आपने कैलकुलेट करना है। फोर्स उसने दी हुई है और पोजीशन वेक्टर उसने दे दिया हुआ है, जो मोमेंट आर्म जो है आपके पास वो दे दिया हुआ है। अब उसने आपसे कहा कि टॉर्क कैलकुलेट कीजिए। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम टॉर्क का रिलेशन यूज़ करेंगे, डैट इज आर क्रॉस एफ। अब बच्चे यहाँ पे सबसे पहली गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, आर क्रॉस एफ के बजाय एफ क्रॉस आर लिख देते हैं। अब हमने पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, होल्ड नहीं करती, तो फिर हम इसको बी क्रॉस ए भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसी तरह हम आर क्रॉस एफ को एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, होल्ड नहीं करती। तो इस वजह से मैंने आर क्रॉस एफ लिखा। अब आर की जो वैल्यू है वो मैंने लिखी सबसे पहले, फिर क्रॉस और फिर एफ की वैल्यू लिखी। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो 3 क्रॉस 3 का मैंने डिटर्मिनेंट लिया, आई जे के उसके यूनिट वेक्टर होंगे और आर की जो वैल्यू है वो पहले लिखूंगा। अब यहाँ पे बच्चे यहाँ पे भी लिखते हुए कभी एफ की वैल्यू पहले लिख देते हैं फिर बाद में आर की, ये भी गलती, ये गलती आपने नहीं करनी। पहले आर है तो जो ऑर्डर वाइज है आपने उस ऑर्डर उस सीक्वेंस से चलना है। पहले आर है तो आपने आर पहले लिखना है, फिर आपने एफ लिखना है। तो आर की वैल्यू आ गई 7 7 3 1 7 3 1। एफ की वैल्यू आ गई -3 1 + 5 -3 1 5। अब हम लोगों ने इसे जो है वो सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जो है हम इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर आई है हमारे पास, ये यूनिट वेक्टर आई आ गया हमारे पास। अब ये वाला रो आपने छोड़ देना है और ये वाला कॉलम आपने छोड़ देना है। जब आपने 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो आई के लिए ये वाला कॉलम और ये वाली रो आपने छोड़ देनी है। तो आपके पास क्या बचा पीछे, तो आपके पास बचा 3 क्रॉस 5 3 क्रॉस 5 यानी कि 15। फिर आपने माइनस का साइन लगाना होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। तो 15 - 1 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे जो जे वाला है, यहाँ पे बच्चे प्लस लिख देते हैं, आपने प्लस नहीं लिखना, यही गलती है। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप जे के लिए लिखेंगे वो नेगेटिव साइन के साथ आता है। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव, इसकी रीज़न है आपने मैथ में पढ़ी होगी, ये हमारे पास पावर बनती है n+1, इवन ऑड का चक्कर आ जाता है हमारे पास। फर्स्ट रो है, सेकंड ऑर्डर है, सेकंड कॉलम है, तो इस वजह से हमारे पास ये ऑड नंबर आता है और ये ऑड की पार जो भी आप लेंगे तो वो नेगेटिव ही रहेगी। नेगेटिव नंबर की ऑड पार लेंगे तो वो नेगेटिव ही रहेगी। खैर, तो -j आ गया हमारे पास। अब ये वाला कॉलम आपने छोड़ देना है, ये वाली आपने रो छोड़ देनी है। तो हमारे पास ये वाली रो छोड़ने और ये वाली कॉलम छोड़ने के बाद क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 35 आ गया हमारे पास। फिर माइनस जो हमारे पास आता था डिटर्मिनेंट से, और 1 मल्टीप्लाई बाय -3 आया हमारे पास, और एक माइनस जो डिटर्मिनेंट का था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास। ठीक है, 35 + 3 हो गया। अब प्लस के ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ दें, ये वाला कॉलम छोड़ दें, तो हमारे पास क्या बचा, 7 × 1 7 आ गया, माइनस और फिर डिटर्मिनेंट वाला माइनस, और 3 मल्टीप्लाई बाय -3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -9 इंटू माइनस +9 हो जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व किया, 14i - 38g + 16k। लास्ट में हमने साथ यूनिट मेंशन कर दिया, क्योंकि टॉर्क है, टॉर्क का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर होता है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप ज़रूर कीजिए। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13 जो है, इसमें उसने 2 पार्ट दिए हैं। अगेन है यही है, पहला पार्ट तो बड़ा इजी है। उसमें वो कहता है आपके पास एक फोर्स है जिसका जो मोमेंट आर्म है वो ये है, और इसकी वजह से पैदा होने वाला टॉर्क आपने कैलकुलेट करना है। आप बताएं कि इस फोर्स की वजह से कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सिंपल है ये तो। इसके लिए जो उसने मोमेंट आर्म दिया हुआ ये दिया हुआ, तो हम इसको आर क्रॉस एफ करके सॉल्व कर लेंगे, जिस तरह से हमने ये किया। सबसे पहले ये करते हैं, आर क्रॉस एफ आ गया, आर की वैल्यू हमें दी हुई है माइनस। अब यहाँ पे जे से स्टार्ट किया है, तो मैंने जब लिखा आई जे के, तो चूंकि आई की वैल्यू नहीं थी तो मैंने 0 लिख लिया, और जे की वैल्यू -1 है और के की वैल्यू +1 है।
अब f की बात करें, f के हमारे पास i से i है, i जो है वो यूनिट वेक्टर 1 है, 1 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा, और k की वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो हम उसको 0k भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही किया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जिस तरह से बिल्कुल यहाँ पे हमने किया था, यूनिट वेक्टर i ऐसे रखा, ये वाला कॉलम छोड़ दें, ये वाली रो छोड़ दें, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा, और माइनस डिटर्मिनेंट वाला तो +2 हो जाएगा, ठीक है, -j, ठीक है, ये वाला रो छोड़ दें, ये वाला कॉलम छोड़ दें, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का माइनस साथ लगाएं तो, ठीक है, तो -1 आ गया यहाँ पे, प्लस के ये वाला कॉलम छोड़ दें, ये वाली रो छोड़ दें, तो 0 -2 0 आ जाएगा, -1 इंटू 1 -1, और साथ डिटर्मिनेंट वाला माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1 आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व किया, 2i आ गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस j हो जाएगा, और प्लस k हमारे पास आ गया, साथ हमने न्यूटन मीटर लिख दिया। अब जो दूसरा सवाल है इसी का, इस केस में उसने देखें, इसको यहाँ पे पहले समझ लीजिए, वो कहता है कि जब हमने ये वाला टॉर्क कैलकुलेट किया तो हमारा जो ओरिजिन था वो O था, और उसके लिए जो पोजीशन वेक्टर मूवमेंट आर्म बढ़ रहा था वो ये वाला था, और फोर्स ये वाली थी। अब वो आपसे कह रहा है कि आपका जो पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट पहले आपका ए पार्ट में O था, अब आपका पिवट पॉइंट चेंज हो गया है, वो O के बजाय B हो गया है। आपका जो पिवट पॉइंट है वो O के बजाय अब B हो गए। अब आप बताएं यही फोर्स कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। अब यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है भी है, तो आपने इसको पहले अंडरस्टैंड कर लें। देखें, याद रखिएगा, ये मैंने लिख भी दिया, फॉर ए पिवट पॉइंट इज O। ए पार्ट के लिए जो हमने पिवट पॉइंट लिया वो O था, लेकिन B पार्ट के लिए जो पिवट पॉइंट है वो O नहीं है, वो बल्कि B है हमारे पास, तो हमने उसको B लिया। अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट, अब हमें करना क्या है, बेसिकली इस केस में हमारे पास जो मूवमेंट आर्म बन रहा है वो B से A तक ये वाला मूवमेंट आर्म बन रहा है, और ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, ये बेसिकली R बन रहा है और ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब पहले हमें ये डिस्टेंस निकालना है, और ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस हम निकालेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब हमारी फाइनल वैल्यू क्या है, हमारी फाइनल वैल्यू बेसिकली हम पॉइंट B से पॉइंट A तक आए हैं, पॉइंट B से पॉइंट A तक आए हैं। पॉइंट B जो है वो हमारी इनिशियल वैल्यू है, और पॉइंट B जो है ये हमारा इनिशियल आ गया, और ये पॉइंट A जो है ये हमारा फाइनल आ गया। अब हमने फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करके ये डिस्टेंस निकाल लेना है। तो फाइनल पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला, और इनिशियल वाला ये है। तो R1 माइनस R2 करना है, R2 माइनस R1 नहीं करना। R2 माइनस R1 करेंगे अगेन गलती हो जाएगी, हमारा ये वाला आंसर नहीं आएगा, और आपका फिर ये वाला आंसर भी नहीं आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। इस केस में हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो आप उसको समझ लें, ये इस वाले पॉइंट से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये R हमने निकाला, R1 माइनस R2, R1 की वैल्यू हमें दी हुई थी -j प्लस के, और R2 की वैल्यू उसने हमें दी i प्लस के। तो हमने यहाँ पे इसको माइनस किया, -j प्लस के, -j प्लस माइनस माइनस के। अब ये वाला जो k है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -i -j हमारे पास रह गया। अब हमें निकाल लें जी ये टॉर्क। अब चूँकि टॉर्क हमने पहले भी कैलकुलेट किया, तो ये टॉर्क चेंज हुआ क्योंकि हमारे पास हमारा जो पिवट पॉइंट था वो चेंज होगा, तो मैंने उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए टॉ प्राइम लिख दिया। तो R क्रॉस F, R हमारे पास ये आ गया, F हमारे पास वही जो हमें दिया हुआ था। इसको अगेन सॉल्व किया, इसको देखें, लिखें ज़रा, i j k, तो ये -i -j, k की वैल्यू नहीं है तो मैंने 0 लिख दी। इसी तरह i -2 और k की वैल्यू 0। इसको सॉल्व किया, i लिखा मैंने, ये वाला कॉलम छोड़ दें, ये वाली रो छोड़ दें, 1 -0 0, 0 -2 0, -j, ये वाला कॉलम छोड़ दें, ये वाली रो छोड़ दें, 1 -0 0, 0 × 1 0, प्लस के, ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ दें, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 2 आ जाएगा, ठीक है, मैंने 2 लिखा, और -1 × 1, -1 और साथ डिटर्मिनेंट का एक माइनस माइनस प्लस +1 आ गया।
ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, क्या बच गया 3K हमारे पास बच गया और साथ न्यूटन मीटर जो हमने लिख दिया। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं दोनों ही, और इसमें जहाँ जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं मैंने पॉइंट्स आपको हाईलाइट कर दिए। तो कोशिश कीजिए, इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते और आप सेम गलती जो है वो रिपीट करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 15 में वो कहता है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, रस्सी है, जिसके ऊपर आपने कपड़ों को लटकाया हुआ है। जब आपने उसके ऊपर कपड़ों को लटकाया तो सपोज़ करें कपड़ों का वेट था 10 न्यूटन, तो रस्सी पहले बिल्कुल स्ट्रेट थी, लेकिन अब रस्सी ऐसे हो जाएगी, यानी कि देखें अगर आपने उसको ऐसे बांधा हुआ तो जब उसको लटकाएंगे तो ऐसे हो जाएगी वो। तो जब वैसे हुई है तो वो कह रहा है कि इस रस्सी ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 15 डिग्री का एंगल बनाया है। आप बताएं कि इस रस्सी के अंदर कितनी टेंशन मौजूद है। वो आपसे टेंशन पूछ रहा है कि कितनी है। तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। उसने हमें दो चीज़ें दी हैं, नंबर 1 वेट और नंबर 2 एंगल, जो कि 50 डिग्री है। टेंशन हमें फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को, इस डायग्राम को इसकी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें, मैंने इसको इसी स्ट्रक्चर को रीड्रॉ किया और मैंने देखा जब ये एंगल 50 डिग्री का बना तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी 50 डिग्री का ही होगा। क्यों, कैसे? हमने पढ़ा था कि एक जो वेक्टर अगर आप लेते हैं उसके अगर आप उसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं तो आपके पास दो कंपोनेंट आएंगे, एक वाई वाला और एक एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। और ये आपका वो आ गया एंगल। अब ये अगर एंगल बन रहा है उसके सामने हमारे पास वाई एक्सिस होता है, तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे ये एंगल बन रहा है तो ये यहाँ पे इक्विवेलेंट ट्रायंगल का जो है वो रूल लगेगा कि ये एंगल जो बनेगा वही एंगल ये वाला होगा हमारे पास। इसके सामने जो एंगल बने, इस एंगल के सामने जो हमारे पास कंपोनेंट आएगा वो वाई एक्सिस वाला होगा, यानी कि टी साइन थीटा होगा। और अगर ये साइन थीटा तो इसके साथ ए कॉस थीटा वाला होगा, यानी कि टी कॉस थीटा। इसी तरह इस एंगल के सामने भी हमारे पास टी साइन थीटा आएगा और इसके साथ टी कॉस थीटा आएगा और वेट आगे नीचे। अब हमने इसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। अब हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे दो तरह की टेंशन है, एक टी कॉस थीटा वाली है जो कि दोनों एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है। ये दोनों इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं, तो ये तो एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं। वो कहते हैं कि सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस के अगर फोर्सेस लें तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक टी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में और एक दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है टी कॉस थीटा। इक्वल एंड ऑपोजिट है, इनका आंसर 0 आ जाएगा। तो हमने इसको जो है वो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू टी कॉस थीटा कैंसिल करके 0 आ गया इसका आंसर। अब जो वाई एक्सिस में जो फोर्सेस लग रही हैं वो तीन फोर्सेस लग रही हैं। एक ये टी साइन थीटा जो कि अपवर्ड लग रही है, एक ये टी साइन थीटा जो कि अपवर्ड लग रही है, और एक वेट जो है वो डाउनवर्ड, जो कपड़े आपने हैंग किए हैं वो नीचे की तरफ हैं, ठीक है जी। अब हम वाई एक्सिस में लगाते हैं जी सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वाई एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0। तो कितनी फोर्सेस हैं? टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा माइनस, क्योंकि ये दोनों, ये वाले टेंशन ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, तो माइनस वेट इज इक्वल टू 0। हमने इसको सॉल्व किया, 2t साइन थीटा आ गया, वेट 10 के इक्वल है। हमने यहाँ से टेंशन के लिए इसको सॉल्व किया, 2 साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, साइन 15 डिग्री पुट किया, 0.26 आया, इसको सॉल्व किया, 19.3 न्यूटन हमारे पास आंसर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और अक्सर आया भी हुआ है। ये आपकी जो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20, वो भी इसी से ही रिजेंबलेंस रखता है, इसी से मिलता जुलता ही है। वहाँ पे आपने टेंशन निकालनी थी, मिनिमम टेंशन कब होगी, ठीक है जी। आगे आते हैं जी, न्यूमेरिकल नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम में आया भी हुआ था। बच्चों को लगता है कि डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं आते, वो समटाइम वो डाल भी देते हैं और अक्सर आया हुआ था। ये आपके प्रीवियस बोर्ड में आया हुआ था, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। आसान सा है। वो आपसे कहता है कि आपके पास एक सफ़ियर था, उस सफ़ियर को आपने रस्सी के साथ बांधा और उसको एक दीवार के साथ लटका दिए। सपोज करें मेरे पास एक फुटबॉल है जिसको मैंने रस्सी के साथ बांध के ऐसे दीवार के साथ, इस दीवार के साथ ऐसे लगा दिए। ये दीवार है और ये वो सफ़ियर है जिसको बांधा है। वो कहता है कि इस सफ़ियर और इस दीवार के दरमियान 30 डिग्री का एंगल बनता है। आप बताएं कि ये सफ़ियर इस दीवार पे डेफिनेटली ये इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, यानी कि वो टेंशन होगी। अब दीवार भी इस पे फोर्स लगाएगी। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट एंड डायरेक्शन। तो
सफियर इस पे फोर्स लगा रहा है, दीवार इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। वो आपसे पूछ रहा है कि दीवार कितनी फोर्स लगाएगी इस सफियर पे, पहली बात। दूसरी बात वो आपसे ये पूछ रहा है कि इस सफियर को जब हमने हैंग किया होगा इस रस्सी के साथ, तो इस रस्सी के अंदर टेंशन कितनी होगी। वो दो बातें आपसे पूछ रहा है। और उसने आपसे दिया क्या है, वो उसने आपको ये बताया कि इसका जो वेट है, ये जो आपके पास जो सफियर है, इसका वेट जो है वो 10 न्यूटन है। आपको दो चीज़ें उसने दे दी, 10 न्यूटन वेट है और एंगल 30 डिग्री बना रहा है। आप बताएं कि इस रस्सी के अंदर टेंशन कितनी होगी। दूसरी बात बताएं कि ये सफियर जो दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा था, दीवार इस पे कितनी फोर्स लगाएगी। थर्ड लॉ यहाँ पे लगता है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हमें कंपोनेंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब मैंने इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए, ये वही एंगल 30 डिग्री का बन रहा था, तो मैंने इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। एंगल के बिल्कुल सामने हमारे पास वाई एक्सिस आएगा और वाई के साथ हमारे पास ए साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि टेंशन की बात हो रही है तो टी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है जी। अगर ये वाई एक्सिस बन रहा है तो ये हमारा एक्स एक्सिस बन रहा होगा, तो ये टी कॉस थीटा आ गया। अब हम यहाँ पे अगेन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे कि सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस वाली फोर्सेस का सम भी 0 होना चाहिए और वाई एक्सिस वाली फोर्सेस का सम भी 0 होना चाहिए। अब हम देखते हैं एक्स एक्सिस वाली। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो एक्स एक्सिस बन रहा है, ये वाला एक्सिस बन रहा है हमारे पास, तो ये टी साइन थीटा इक्वल एंड ऑपोजिट है एफ के, तो मैंने लिख दिया टी साइन थीटा माइनस एफ शुड बी इक्वल टू 0। तो टी साइन थीटा माइनस एफ शुड बी इक्वल टू 0। टी साइन थीटा, टी हमें कैलकुलेट करना है, एफ भी हमें कैलकुलेट करना है, थीटा का हमें पता है बस यहाँ पे। तो हम इसको रीअरेंज करके दोबारा से लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा, साइन 30 डिग्री पुट किया तो 1/2 आ गया। अब मुझे एफ भी कैलकुलेट करना है, टेंशन भी कैलकुलेट करनी है, तो मैं इस इक्वेशन को अभी सॉल्व नहीं कर सकता। हम आगे जाते हैं, हम वाई एक्सिस के कंपोनेंट्स देखते हैं। वाई एक्सिस में मेरे पास टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ है और जो वेट है वो नीचे की तरफ है। ठीक है जी, डाउनवर्ड है, तो ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो मैं कह सकता हूँ कि टी कॉस थीटा माइनस वेट शुड बी इक्वल टू 0। टी कॉस 30 थीटा 30 डिग्री दिया हुआ, वेट इज इक्वल टू वेट हमें 10 दिया हुआ है, 10 अपॉन कॉस 30 0.866 आ गया, 11.66 न्यूटन हमारे पास टेंशन आ गई। यानी कि इस वक्त इस रस्सी के अंदर जो टेंशन मौजूद है वो कितनी है जी, 11.6 न्यूटन है। अब हमें वो फोर्स कैलकुलेट करनी थी जो इस दीवार ने इस सफियर पे लगाई थी। तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस टेंशन की जो वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट की है 11.6, वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम लोग। तो T इज इक्वल टू 11.6 अपॉन 2, तो 5.77 न्यूटन हमारे पास वैल्यू आ गई है। और नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई, ये सारा थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैलकुलेट क्या करना है। ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और ये एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी है, आपकी 2.3 एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड में आई हुई होती है ये। तो इसमें कहता क्या है, उसमें कहता है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है F1 और दूसरी वेक्टर है F2। आप बताएं कि हम इनको किस एंगल पे रख के जमा करें कि इनका जो रिजल्टेंट आए वो भी इतना ही हो जितनी के इसका मैग्नीट्यूड है या इसका मैग्नीट्यूड है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होनी चाहिए जिसकी तीनों साइडें बराबर हों। यानी कि F1 का मैग्नीट्यूड F2 के बराबर हो, F2 का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर R के बराबर हो, यानी कि ये तीनों ही बराबर हो। आसान से लफ्ज़ों में किस एंगल पर रख के इन दो वेक्टर को जमा करें कि जो रिजल्टेंट आए वो भी इनके इक्वल हो। तो ये एंगल 120 डिग्री बनता है। ये आप MCQ के लिए भी याद रखिएगा, वो आपसे ऐसे करके पूछेगा कि F1 F2 इज इक्वल टू R, ठीक है, इज इक्वल टू F किस एंगल पे। तो बच्चे जो है वो 90 डिग्री कर देते हैं, 90 डिग्री नहीं है, ये 120 डिग्री है। कैसे है ये हमने कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम सिंपल सा रिलेशन यूज़ करते हैं जो हम मैग्नीट्यूड के लिए जो है वो कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्चुअल फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का ये बनता है, हम उसको आधा लिखते हैं, वो डिफरेंट रीज़न आ जाती है, एंगल का केस आ जाता है, तो इस वजह से हम उसको जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। cos 90 पुट करेंगे तो वैसे 0 हो जाएगा ये वाला फैक्टर, ठीक है, इस वजह से हम इसको कंसीडर नहीं करते। लेकिन एक्चुअल फार्मूला ये बनता है, यहाँ पे देखें F1 बराबर है F2 के, F2 बराबर है R के, यानी कि तीनों बराबर हैं एक दूसरे के। तो मैं कह देता हूँ F1 F2 और R के बजाय ये सारी क्या हैं, F के इक्वल है, यानी कि ये भी F है, ये भी F है और ये भी F है। तो अब इस फॉर्मूले में जहाँ पे R आ रहा है वहाँ पे भी F आ जाएगा, F1 आ रहा है वहाँ पे भी F आ जाएगा, F2 आ रहा है वहाँ पे भी F आ जाएगा। R इज इक्वल टू F,
f1 की जगह पे f स्क्वायर, f2 की जगह पे f स्क्वायर प्लस 2f cos थीटा। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लें। f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। f स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। अब हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है एंगल थीटा निकालना है हमें, तो इसको दोबारा से लिखते हैं यहाँ से। अब इसको इधर लेके जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये सारी क्वेश्चन इसके इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। अब हमें जो थीटा के लिए सॉल्व करना है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ से मुझे कॉस थीटा निकालना है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। f स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2f स्क्वायर। f स्क्वायर से कैंसिल, तो माइनस 1/2 रह गया। हमें थीटा निकालना है, तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 120 डिग्री के इक्वल आता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये स्टेटमेंट है, इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं दी हुई, तो इसको ज़रूर देख के जाइएगा। और वैसे भी याद रखिएगा, वो इस तरह से आपसे पूछता है कि एंगल क्या होगा, 120 डिग्री बनता है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर भी एक थॉरली जो है वो उसको डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम।